नमस्कार। मैं पुनः एक बार दिल की बात आपसे करने के लिए अपने गंतव्य समय में उपस्थित हुआ हूं। जब इस देश में पदाधिकारी कर्मचारी ही देश को चलाएंगे तो नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की इस देश में क्या जरूरत। उनकी सुरक्षा पर जनता के पैसे खर्च हों, नेता घर में सोए रहे, एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी सभी लोग घर में सोए रहें। आखिर ये लोग इतना बेरहम क्यों हैं? कारण क्या है? इतने निकम्मेपन जब एमएलए, एमपी, मंत्रियों के भीतर होता है, न जिद होता है, न जुनून होता है। यदि होता भी है तो सिर्फ वोट के इर्द गिर्द, अपने परिवार, अपने बच्चों के इर्द गिर्द, खुद के लिए। हम तय करते हैं कि वोट प्रभावित कैसे होगा, जाति, धर्म, मजहब, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए नहीं। मैंने कई बार कहा कि गरीबों की आवाज, मिडिल क्लास वर्गों की आवाज, कमजोर बेरोजगार युवाओं की आवाज, छात्रों की आवाज, मध्यवर्गीय देश के निर्माण में रिटेलर हो या उसकी भूमिका निभाने वाले जो भी लोग हैं, उनकी आवाज कभी भी नेताओं, मंत्री, एमएलए, एमपी, शासक के कानों तक नहीं जाती। क्या कारण है कि हमारी सरकार, क्या लाचारी क्या है? 40 साल 30% लोग बाहर क्यों जाते हैं? बिहार के बच्चे कोटा में क्यों उनकी तर्पण बढ़ रही है? हमारे यहां कोटा क्यों पैदा नहीं होता? हमारे यहां निर्माण रोजगार क्यों पैदा नहीं होता? हमारे घर के मजदूर दुनिया का निर्माण करते हैं। जो मेरा भगवान है, मेरे लिए जिंदगी है, खून है, कोमल लोग, बिहार के नेताओं पर इनका असर क्यों नहीं पड़ता? क्या कारण है? कौन है इसके जिम्मेदार? और कभी जनता के हित में ये लोग काम क्यों नहीं करते? आज आपके बीच में एक भी एमएलए, एमपी क्यों नहीं जाते? क्या कारण है? जब कर्मचारी काम करता है, डॉक्टर करते हैं, नर्सेस करते हैं, सफाई कर्मचारी काम करता है, डेली हमारी गंदगी उठाता है, साफ करता है, पत्ते छीनता है, घर की गंदगी बाहर ले जाता है, हमारी जिंदगी को सेव करता है, तो वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा और ऊंचा सम्मान है। वो तो मेरे लिए भगवान के तुल्य है। मैं तो सैल्यूट करूंगा। और ऐसे लोग, डॉक्टर जितेंद्र मर गए, सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। हमारी पार्टी की ओर से 5 लाख रुपया उनके बच्चों को हमने देने का निर्णय लिया। और जो भी पुलिस कर्मचारी बिहार के कोरोना वायरस की सेवा में मरेंगे, उनको हमारी पार्टी 1-1 लाख रुपया मदद करेगी। जब दिल्ली में 1 करोड़ रुपया की घोषणा हो सकता है, तो मेरे यहां मेरे मुख्यमंत्री, आखिर इतने निकम्मेपन क्यों है इन लोगों के भीतर? इतना कमजोर क्यों? ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आखिर क्या कारण है कि जनता इन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं रखता। क्यों? काहे? आज हालात क्या है? महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा किया कि कोई भी भाड़ेदार नहीं लेंगे, हम देंगे। 3 महीना किसी से भाड़ा नहीं लेना, किराया नहीं लेना। काहे? कारण क्या है?
महाराष्ट्र की सरकार घोषणा करती है, दिल्ली की सरकार ने कहा कोई फीस और कोई बस भाड़ा प्राइवेट स्कूल नहीं लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। मेरे यहां क्यों हमारी सरकार इतना सौतेलेपन का व्यवहार करती है? क्यों इनके शरीर में अपने ही जनता के प्रति संवेदना मर चुकी है? क्यों डर है इन लोगों को? कारण क्या है? आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि आगरा से 300 बस कोटा में कोचिंग करने वाले बच्चों को लाने जाएंगे। लेकिन बिहार के जो 8,000 से 13,000 बच्चे वहां पर भूख से मर रहे हैं, उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी से कई बार, राजस्थान के सरकार से कई बार बात करके खाने भिजवाने का और सरकार की तरफ से मदद करवाने का मैंने लगातार प्रयास किया और खुद भी व्यक्तिगत तौर पर मैं कर रहा हूं। हमारी सरकार के भीतर क्यों नहीं होते? जब भूटान अपने 300 बच्चों को ले जा सकता है प्लेन के द्वारा, मैंने कल भी कहा, क्या बिहार इस देश के हिस्से में नहीं है? कि क्या बिहार के 12 करोड़ जनता इंसान नहीं है? क्या वो जानवर है? मैं जानना चाहता हूं। बनारस से जाते हैं, पीएन सिंह एमपी सभी लोग जाता है, 32 प्लेन भेज रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, बेंगलोर से 23 तारीख को, दिल्ली से 21, 23, 25, 27 को, अहमदाबाद से 20, 22, 24, 26 को, अमृतसर से 21, 23, 25, 27 को, मुंबई से 26 को, गोवा से 20, 22, 24 को अपने इंग्लैंड के नागरिक को यहां से ले जाएंगे। बस चलेगी, एयरपोर्ट खोलेंगे, एयरपोर्ट जाएंगे, सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन पालन होगा। जब इंग्लैंड जा सकते हैं, जब भूटान जा सकते हैं, जब बनारस से लोग जा सकते हैं, जब उत्तराखंड से गुजरात जा सकता है, तो फिर क्या कारण है? क्या मैं जानना चाहता हूं, क्या कारण? ये एक बात बहुत समझ लीजिए, मेरी विनती है आपसे कि आपकी अहमियत नहीं है। आप इन नेताओं की नजर में आपकी मूल्य नहीं है। आप जाति हो जाइए, हिंदू हो जाइए, मुसलमान हो जाइए, सिख हो जाइए, आप भूख से मर जाइए, आप जानवर से बदतर जिंदगी जिए, आप बिलक बिलक के मर जाइए, घर से लोग निकाल दें आपको। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं कि आप हमें बताएं कि आखिर क्यों? कि क्या प्रॉब्लम है? मैं जानना चाहता हूं आप सबसे। मेरी बहुत गहरी चिंता है, मैं बहुत परेशान हूं। आज बंगाल की मुख्यमंत्री पीडीएक्स के दुकान पर जाकर के जांच किया, 15 दुकानों पर गए, एक एक कण में मिल रहा है कि नहीं, सही अनाज मिल रहा है कि नहीं। खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी सेक्रेटरी को उन्होंने बदल दिया, 7 दुकान को डिसमिस कर दिया।
और उन्होंने कहा कि जब नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जिम्मेदारी को महसूस करके जनता के बीच नहीं रहेगी तो फायदा क्या है। जब पदाधिकारी ही काम करेंगे तो फिर हम जनता के पैसे पर ऐसो आराम क्यों कर रहे हैं। क्या आपने पानी में देखा इन नेताओं को, सत्ता पक्ष, विपक्ष, एमपी, एमएलए, किसी को। यही वो सुशील मोदी है जो पेंट पहन करके बीवी के साथ निकल गए थे। याद है कि भूल गए। मैं बीजेपी के भक्त को पूछना चाहूंगा, क्या यही कैरेक्टर है नेताओं का। भूल गए। जिसने अपने पड़ोसी के बच्चों का नमस्कार तक नहीं लिया था। 19 दिनों तक पानी में तड़पता रहा पटना, जिस पटना ने 30 साल दिया इस सुशील मोदी को, 15 साल दिया नीतीश कुमार को, लंबे समय से 15 साल दिया लालू यादव को। 40 सालों से क्या हासिल था। कोरोना वायरस ने बता दिया कि बिहारी सिर्फ कीड़े मकोड़े के लिए पैदा हुआ, सिर्फ भगवान भरोसे या तो किस्मत के भरोसे। कभी निकले, सीमान गए, मुंगेर गए, इतना बड़ा हॉट स्पॉट बन गया, कहां गया आप बताइए ना। क्यों में सारे बच्चों को भाड़ा लग रहा है। क्यों नियोजित शिक्षक के सारे तनखे नहीं दिए जा। आपके पास एक एक प्रूफ मैं दूंगा। बिहार का एक आदमी अस्पताल में मरा हुआ है, फोन पर फोन कर रहा है, मेरे लाश नहीं छोड़। लुधियाना में एक परिवार 4 दिनों से बच्चे सहित हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा था कि मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चों को पेट भर दो। क्या हुआ। आप कोटा के बच्चों को ऐसे छोड़ देंगे, आप मरने छोड़ देंगे मेरे बच्चों को। नेताओं का कोई बच्चा नहीं है इसीलिए, मंत्री संतरी और माफियाओं का बच्चा नहीं है इसीलिए उनके बच्चे पीएमसी की तरफ भाग गए होंगे या वैशाली के संसद की तरफ भाग गए होंगे। आप बिहार में फायर ब्रिगेड के चालक के 600 चालक को लॉकडाउन में बर्खास्त कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोग करना क्या चाहते हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री ने 1-1 हजार, जहां बंगाल के लोग हैं, बिहार के लोग भी हैं बंगाल में, और बाहर जहां 1-1 हजार रुपया उन्होंने कहा मैं अपने से चेक करके भेजूंगा। आपकी क्या चिंता है। लॉकडाउन के कारण क्या है हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर सरकार आपदा प्रबंधन विभाग कह रहा है 43,000 लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ये रिपोर्ट है, ये आपको देखना पड़ेगा। 1229 एफआईआर कराया गया। अब तक कुल 46,700 वाहनों के लिए विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत 179 के तहत कार्रवाई की गई। जनता से 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। लॉकडाउन में जहां खाने के लिए पैसे नहीं है, वहां जनता से बिहार सरकार गर्व से कहती है कि मैं 10 करोड़ रुपया वसूल लिया। बारे बार वो पैसा कहां गया जिसकी वसूली हुई। लॉकडाउन बिहारी मजदूरान व्यक्तियों के लिए उनके गांव में विद्यालय क्वारंटाइन कैंप का संचालन किया जा रहा है। 14 दिनों तक के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। 1250 विद्यालय क्वारंटाइन कैंप, लगभग 1,08,000 व्यक्तियों को रखा गया है। 10,800 व्यक्ति, 2.5 लाख लोग लौट के गए। मान भी लें आपका कि 10,800 व्यक्ति को आप रखे, 43,000 लोगों को आप खाना खिला रहे हैं। कितना झूठ बोलते हैं।
और 12 करोड़ में 43,000 लोग, अभी तक अनाज नहीं मिली। आपको आश्चर्य होगा, वैशाली निवासी AIIMS पटना में कोविड वर्तमान में किम उजागर हुए नवल किशोर राय लगातार बीमार चल रहे थे। सेंट्रल हॉस्पिटल खुसरूपुर 4-5 दिनों से वो भर्ती थे। आश्चर्य होगा, जगदीश राय, अशोक राय, राजेश राय, मिंटू राय, अरविंद राय, बबन राय, ये सब कोरोना हॉस्पिटल इन्फेक्शन हुआ इन सबको। और आप डिटेल मरीज का नाम है, अभी तक मात्र 622 टेस्ट हो रहे हैं। 6 सेंटर शुरू होने का क्या फायदा? 622 एक दिनों में टेस्ट है। ये मैं लाया हूं आपके पास। इसके फायदे क्या? जब बंगाल की मुख्यमंत्री एक PDX पे जा रही है, हेमंत सोरेन देश का सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री बनकर के उभर रहा है कोरोना अपने झारखंड की जनता के लिए, खुद एक चीजों को वॉच कर रहा है, किसको अनाज जा रहा है, किसको नहीं जा रहा है। कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जब जाता है किसी पदाधिकारी को, तो उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय होती है और मुख्यमंत्री खुद देखते हैं। और इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, बिहार सरकार क्यों नहीं कर पाती? आज जो आप लॉकडाउन के नाम पर सबसे ज्यादा जुल्म, सुशील मोदी ने कल क्या कहा, 3 महीना हम ला नहीं सकते बिहारियों को, हम 1,000 रुपया दे रहे हैं। शर्म नहीं होता इनको? चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? ये लोग अपने बाप के घर से पैसा दे रहे हैं। किसी MP MLA मंत्री को फोन कीजिए तो कहता है कि मैंने तो पैसा दे दिया, MP लैट्स, मेरा तो काट लिया। लग रहा है इन लोगों की खेती जोत करके और बेच करके पैसा दे रहे हैं ये लोग। किसी का फोन इंटरटेन नहीं करते, बात करना उचित नहीं समझता कोई। आखिर क्यों? चारों तरफ बिहारियों पर लाठी। आप दबाव बनाइए, SMS करिए कि बिहार की जनता को उसके घर पहुंचाइए। आज हमारे लिए सबसे बड़ा चुनौती है बिहार की जनता, हम उसको कैसे घर पहुंचाएं, इसको समझना होगा। और हम समझने को तैयार नहीं है। आखिर कारण क्या है? कई बार मैंने आप सबसे कहा, चंडीगढ़ से साइकिल पर चलकर 4 युवक मोतिहारी पहुंच गए। ये क्या हश्र होगा? अब जरा मुंगेर में खतरा बड़ा, सील हो गए। अब जरा बताइए, एम्स में 35 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया। कारण क्या है कि बिहार में कोरोना वायरस के पेशेंट को छुपाया जा रहा है और बिहार की जनता को इस तरह मजबूर किया जा रहा है मरने पर? भूख का वायरस। मैं विचलित हूं, परेशान हूं, और सबसे बड़ी परेशानी है उसके परिवार, उसके बच्चे। आश्चर्य होगा आपको, सैनिटाइजर पर GST के द्वारा 18% टैक्स कर दिया गया, मास्क पर 5%, वेंटिलेटर पर 12%, PP किट पर 12%, ग्लव्स पर 12%, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर 12% दवाई पर
अब महामारी से लड़ने वालों पर आप जीएसटी टैक्स बढ़ाइएगा, इसी से कमाना है, इसी से लूटना है। पूरी दुनिया में 3% लोग मरे हैं, अब आप सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी बढ़ा दिए, ये कौन प्रभावित होगा? यदि आप इस क्राइसिस में तुरंत बैठक बुलाइए, बहुत महंगा मिलने पर असर किस पर पड़ेगा? जनता पर। तो आप जनता की सोच रहे हैं, सब पर जीएसटी पर बढ़ गई। जब दवाई पर 18% बढ़ गया, सैनिटाइजर पर 18% बढ़ गया, मतलब नेता और सरकार कभी भी नहीं चाहती है। मैं आना चाहूंगा कि लॉकडाउन क्यों, क्या कारण है? भारत को इसकी सबसे ज्यादा, आज जो 40 करोड़ लोग दरिद्र होने जा रहे हैं, 35,000 करोड़ रुपया डेली घाटे में हैं। हमारे प्रधानमंत्री की तरह 10 बजे गवर्नर, रिजर्व बैंक गवर्नर भी प्रकट हुए थे भगवान बन के, और पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी बात करके उन्होंने चले गए। आश्चर्य होगा आपको कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, बिंदु क्या था, उस पर आपको थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। जीडीपी 1.9 की रफ्तार से बढ़ेगी। इनका कहना है 20 देशों में सबसे बेहतर स्थिति हम हैं। 20 देशों मतलब कई 100 देशों में 20 देश की बात ये कह रहे हैं कि मैं हूं। 130 करोड़ की आबादी कह रहे हैं कि हम रफ्तार में बढ़ सकते हैं। कृषि पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, रोजगार पर कुछ नहीं कहा, लघु और कुटीर उद्योग पर कुछ नहीं कहा। तो जो चीज, ये अभूतपूर्व संकट का वक्त है, अर्थव्यवस्था का बुरा वक्त है। अब आप ये सोचिए कि आज वो आए, भारत के मजदूरों के लिए कुछ नहीं बोले, किसानों के लिए कुछ नहीं बोले, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं बोले। बैंक को कितना 1 लाख कितना करोड़ रुपया राहत हम देंगे तो ऐसा होगा। दिसंबर के अंत में वुहान शहर, जो कि चीन में, वहां से कोरोना शुरू हुआ, और हमारे यहां आपको आश्चर्य होगा, WHO ने कह दिया था जनवरी में। अब सबसे आश्चर्य वाली बात आप करिएगा, 20 मार्च तक लगभग उत्तर प्रदेश में 90,000 लोग विदेश से आ चुके थे। अकेले मेरठ में 1500 से ज्यादा लोग थे। वेस्ट उत्तर प्रदेश में 4200 लोग विदेश से आ चुके थे। पंजाब में 85,000 लोग। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे अधिक संक्रमित है। चीन, हर आदमी के पास थर्मामीटर था, बुखार जांच कर लेते थे। पहला समझिए कि बुखार पहले स्टेज में, मिडिल क्लास के स्टेज में और लास्ट स्टेज, तीनों स्टेज से आप ये नहीं कि अंतिम स्टेज में बुखार है तो आप प्रभावित हुए, आप पहले स्टेज के फीवर से भी आप घर को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे यहां कहीं भी थर्मामीटर का उपयोग नहीं हुआ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो देश में सबसे ज्यादा कम है। हमारे यहां जीडीपी 1.28। आपको आश्चर्य होगा, विदेश से आए हुए लोगों की जांच नहीं हुई, सिर्फ फीवर का जांच हुआ। अमेरिका व यूरोप की यात्रा पर गए थे आगरा से एक लोग, सबसे पहला
उस पर उस समय वो हॉट स्पॉट नहीं बना था, उनको संक्रमण पाया गया, उनकी जांच नहीं हुई। आप याद कीजिए, 1,50,000 लोगों को जुटाने की बात उन्होंने नमस्ते क्लिंटन पर किया था। ये जो वायरस है 900 गुना बाल से भी सूक्ष्म होता है। 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा मौत नहीं है। यह भी एक गंभीर विषय है। यदि छुआछूत होता तो भारत सबसे ज्यादा लाखों लोग मरते। 2.5 लाख लोग पैदल चले गए, हर फैक्ट्री हर जगह पर सट के सो रहे हैं, बस में 42 के 42 जा रहे हैं। 23 जनवरी को मेरे यहां खबर मिली, 23 जनवरी से हमें सारे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के हॉस्टल को हॉस्पिटल क्वारंटाइन कर देना चाहिए और आइसोलेशन में डाल देना चाहिए। यदि हम बाहर से आए लोगों को आइसोलेशन में डाल के उसकी इलाज कर लिए होते तो आज भारत की यह दुर्गति नहीं होती। कौन है ये जिम्मेदार? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम सबको मुंह पर पट्टी बांधना पड़ेगा। यह तब हुआ जब हम संक्रमित हुए, निश्चित रूप से मुंह पर पट्टी रखने पड़ेंगे। लेकिन संक्रमण के हालात क्यों पैदा हुआ? आगरा में जब प्रथम यूरोप से आए थे और फिर केरल में दूसरा, तीसरा महाराष्ट्र में, और जिन लोगों को हम ला रहे थे उनका बिना जांच के हमको कैसे जाने दिए? भारत सरकार कोरोना की सूचना पहले से थी, आइसोलेशन में लेके जाना चाहिए था। आखिर क्या हुआ? क्या बोले? ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन रिसर्च सेंटर एक्सपर्ट जेंग गोंगवा ने कहा, अगर भारत चाहता तो उसे घरेलू स्तर पर कोरोना वायरस को रोक सकता था। उसे इंपॉर्टेंट केस को रोकना होगा। अगर भारत पहला केस जनवरी के आखिरी में आ गया था तो सख्त फैसले लेने में इतनी देर क्यों हुई? भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना कमजोर क्यों है? 30,000 लोगों पर एक डॉक्टर महाराष्ट्र में, 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर छत्तीसगढ़ में, 23,000 लोगों पर एक डॉक्टर बिहार में, 18,000 लोगों पर एक डॉक्टर यूपी में, 20,000 लोगों पर एक डॉक्टर गुजरात में। 9.3 लाख डॉक्टर है पूरे भारत में मात्र, जिसमें 1,06,000 डॉक्टर ही सरकारी अस्पताल में काम करता है। मतलब 11,528 लोगों पर एक सरकारी डॉक्टर है और 1,319 लोगों पर एक प्राइवेट डॉक्टर है। अगर विदेश से आए लोगों को अलग किया जाता तो क्या होता? भारत अगर बड़े पैमाने पर जितने भी लोग बाहर से आए थे उनको अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में लेके जाता तो आज शायद इतनी बुरी स्थिति भारत की कभी नहीं होती। रोजगार संकट में नहीं पड़ता। आज भूख से बिहारी नहीं मरते, भारत के मजदूर और प्रवासी और आज बच्चों की यह दुर्गति नहीं होती। यह रिपोर्ट है अभी लंदन से और सभी जगह से भेजे गए। अब आप हमको बताइए कि इसके दोषी कौन है? औरंगाबाद में हमला हुआ, क्यों हुआ? वो गांव आज 3 दिनों से खाना नहीं खा। जो हमला हुआ, जो हो रहा है, आज भी दरभंगा में कर्मचारियों पर हमला, क्यों? ममता आशा पर। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे सरकार पब्लिक को विश्वास में क्यों नहीं ले पा रही है। मैं हाथ जोड़ता हूं, किसी कर्मचारी में इसका क्या दोष है? जो पुलिस औरंगाबाद में गांव में गई, नाम कोई, बाप का नाम कोई, वो बार बार कह रहा था वहां झंझट हुई। उसके बाद उस गांव की महिलाओं को, जिसका पति बाहर में है, प्रेग्नेंट है, उसको जेल में भेज दिया गया। 70-80 साल के बूढ़े को लगातार जेल में भेजा जा रहा। ओकनी गांव, सुषमा देवी के पेट में बच्चे हैं।
नवादा में ऑक्सीजन के नहीं रहने के कारण बच्ची की मौत हो गई। आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। एक तरफ हमारे कर्मचारी भी परेशान हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी आपकी, उसके बाद जो आपकी निर्दयी शासक है, वो उस गांव को पूरा का पूरा भूख और पानी के बगैर जिंदा रखे हुआ है। पूरा गांव भागे हुआ है। क्या यह उन्माद लॉकडाउन में ही यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है? मैं आग्रह करना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी प्लीज इन बेशर्म सुशील मोदी से कहिए, जिनको कोई हक और अधिकार नहीं है बिहारियों के बारे में और बिहार के बारे में बोलने का, वो लालू यादव तक ही सीमित रहे, उनकी दुकान वहीं तक चलेगी। वो गाली गलौज देते रहे। इन पॉलिटिशियन को दूसरे को गाली गलौज देने से फुर्सत नहीं। और उन नेताओं से पूछिए जो ठेकेदार बनते हैं, पदयात्रा और घूमते रहते हैं। आज सबसे ज्यादा डर कोरोना वायरस का इन्हीं नेताओं को है। फिर मैं कहूंगा, अरे चुनाव है, खिला तो लो, किसी बहाने हमारे गरीब का पेट तो भर जाएगा। और हो सकता है गरीब तुमको फिर 2 किलो चावल पर वोट दे दे, 1 दिन की रोटी पर वोट दे दे। पूरा कोरोना वायरस में मौत का सौदागर बन गए तुम। आतंक का माहौल खुद बिहार सरकार बन गई बिहारियों के लिए। 20 दिनों तक किसी को याद नहीं आया। 21 दिनों के बाद नींद टूटी। 20 अप्रैल के बाद खाना पहुंचेंगे। 1000 रुपया में हमारी जिंदगी चल जाएगी। 5000 रुपया हमारा बस घर भाड़ा लग रहा है सूरत में, सभी जगह हम सड़कों पर हैं, बेहाल हैं। अब खाना किसी के पास नहीं बचा। कुछ दिन पहले किसी को थोड़ा सा अनाज भी मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। हालात अभी नहीं सुधरने जा रहे। और इस परिस्थिति में एक ही रास्ता है, हमारे छात्र, हमारे बच्चों को, हमारे मजदूर भाइयों को आप बिहार ले जाएं। मैं पैर पकड़ के हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आज जरूरत है किसी भी परिस्थिति में उन बच्चों को जो परेशान है, जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है, किसी न किसी की उम्मीद और सपना यदि मरेगा, इसका मुकदमा किस पर लागू होगा? और तुम कर नहीं सकते हो सुशील मोदी, तो बोलो मत। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। एक तरफ लॉकडाउन को जबरदस्ती हमने पैदा किया, बिना आइसोलेशन के हमने पूरे देश में वायरस पैदा की, बीमारी लाया, और बाद में हमने उसको हिंदू मुसलमान और कई तरह की चीजों को रंगने का प्रयास किया। और आज इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित। आज पूरा देश हालात बदतर। हम लोग आवाज उठाएं कि किसी भी परिस्थिति में कोटा के बच्चे और जहां बिहार के बच्चे फंसे हैं उनको घर पहुंचाया जाए, और मजदूरों को या तो आप घर पहुंचाएं या तो 3 मई के बाद आप बात करें, और 3 मई तक मजदूरों को 4000 रुपया डालें और उसके खाने की व्यवस्था करें। बिहार में किराया को माफ करें। बिहार के स्कूल की फीस 2 में 3 महीने के लिए आप खुद दें, आप बंद करें। बस के भाड़ा बंद करें, ऑनलाइन करें, और पीडीएफ सिस्टम जो दाल और सब कुछ गायब है, आपके पदाधिकारी पैसे लूट रहे हैं, उस पर कार्रवाई करें। साथ साथ मैं बिहार की जनता से आग्रह और अपील करूंगा हाथ जोड़ के,
जो आपकी मदद कर रहा है उस पर आप हमला ना करें। और हमला के बहाने औरंगाबाद के गांव में जो पुलिस का तांडव हो रहा है, मुख्यमंत्री जी उसको रोकें। आज से हमारी मुहिम बिहार की मजदूर, बिहार के मिडिल क्लास के युवा और छात्रों को अपने घर तक पहुंचाने की शुरुआत होगी। एक मुट्ठी दाना, मुट्ठी भर दाना और गरीबों की मुस्कान। लगातार हमारे युवा साथी, बधाई देता हूं बिहार के हीरो को, मैं सलाम करता हूं। गर्व है आप पर हमें कि आप इस संकट में भी, जब देश संकट से और इकोनॉमी से गुजर रहा हो, आप लगातार हमसे बेइंतहा मोहब्बत कर, जनता से भगवान मान के आप मोहब्बत कर रहे हैं। वही आपका सर्वस्त्र है। हाथ जोड़ते हैं, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का चक्कर छोड़ दीजिए और गरीब मिडिल क्लास की जनता तक खाना पहुंचा दीजिए। आपको मैं सैल्यूट करता हूं। मुट्ठी भर दान और गरीबों की मुस्कान। पार्टी के साथ बगैर पार्टी के लोग भी लगातार पप्पू यादव को फॉलो करके और प्यार करके चला रहे हैं। चाहे वो पप्पू ब्रिगेड हो, युवा शक्ति हो, छात्र हो, युवा हो, लगातार जो यूथ आज काम कर रहा है, उस जज्बे को सलाम। और जो बुढ़े लोग, जो नेता लोग दलाल किस्म के हैं, जो सिर्फ दलाली और जात पात करके एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, उसको ख्याल रखना। ऐसे लोग मेरे दल में भी, सब दल में हैं, जो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, जो अपने घर में बीवी और बच्चे को मुंह सेक के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को भूलना मत। इस यूथ को याद रखना, इस कर्मचारी को याद रखना, डॉक्टर को याद रखना, गरीब को याद रखना, उस बेटी को याद रखना जो आज आपके ये रोटी, आज आपकी सुरक्षा और आपके आंसू पोंछ रहे हो। यही मैं कहना चाहूंगा। जो पार्टी के अध्यक्ष मुट्ठी भर दान और गरीबों की मुस्कान शुरू नहीं किए हैं, वह गुनाह कर रहे हैं, माफी जोग नहीं है। प्लीज उसकी शुरुआत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।